देखिए कल कल जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था ये हिमालय है और हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है ना। हिमालय के वर्गीकरण में हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा हुआ? 5 भागों में। ठीक है। एक है महान हिमालय, एक है लघु हिमालय, एक है शिवालिक, ठीक है, एक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं? 3। एक है काराकोरम, एक है लद्दाख और एक है जास्कर। ठीक है। और 5वें नंबर का जो हमारा क्षेत्र है वो है पूर्वी पहाड़ियां। इस मैप में आप देखेंगे, ये कल हम लोगों ने बनाया था। एकदम उत्तर में है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, इसके बाद है जास्कर श्रेणी। इसी काराकोरम लद्दाख जास्कर को मिलाकर के बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है ना। और जास्कर श्रेणी के दक्षिण में है महान हिमालय, उसके दक्षिण में है लघु हिमालय और इसके दक्षिण में है शिवालिक। ठीक है ना। और ये हिमालय पर्वत केवल भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में ये सुलेमान श्रेणी और किरथर श्रेणी के नाम से है। और ये हिमालय पर्वत भारत के पूर्वी भाग में भी है। पूर्व में म्यांमार और भारत की मध्य सीमा बनाते हुए पूर्वी पहाड़ियां, उत्तर में अरुणाचल से लेकर के दक्षिण में लगभग बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ठीक है ना। तो ये हिमालय का एक वर्गीकरण था। और इसी में इसके बाद जो काराकोरम श्रेणी है ये मध्य एशिया में है, पामीर के पठार से लगा हुआ है। और यहाँ पे आकर के एक गांठ सी बन जाती है, कई सारी पर्वत श्रेणियां आकर के यहाँ पे आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। तो हिंदुकुश श्रेणी है, पामीर का हिंदुकुश श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, यहीं पे एक कुल्लू सांस श्रेणी आकर के मिल जाती है। तो बिल्कुल एक नॉट जैसी स्थिति, एक गांठ जैसी स्थिति बन जाती है, जिसे कहा जाता पामीर की गांठ, या ठीक है, या पामीर का पठार, एक ही बात है। तो इसी पामीर के पठार को हम सामान्य भाषा में बोलते हैं विश्व की छत। ठीक है ना। तो हिमालय पर्वत को मध्य एशियाई पर्वतों से संयुक्त करने वाली जो श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम श्रेणी। ठीक है ना। तो इसी में एक एक करके हम लोगों को ये हमारा हिमालय का वर्गीकरण था। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक है पूर्वी पहाड़ियां। तो एक्सट्रीम नॉर्थ में क्या है? एक्सट्रीम नॉर्थ में काराकोरम। ठीक है। उसके बाद क्या है? लद्दाख। उसके बाद क्या है? जास्कर। इसके बाद है महान हिमालय। इसके बाद है लघु हिमालय और उसके बाद है शिवालिक। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि जो महान हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है, आप देखेंगे कि 3 स्थानों पर बिल्कुल आर पार कटा हुआ है। ठीक है। तिब्बत के पठार पर एक झील है मानसरोवर झील, यहां से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, जिससे हिमालय को आर पार काट करके और बिल्कुल क्रॉस करके पाकिस्तान में आती है। इसी के पास से, मानसरोवर झील के पास से एक नदी है सतलज नदी, इसने भी हिमालय को आर पार काटा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी ने उत्तर पूर्व में हिमालय को आर पार काटा हुआ है। जब भी ये सारी चीजें, ये जितना येलो लाइन है ये सारा हिमालय है, लेकिन इनमें से महान हिमालय कहाँ पे है? ये जो सिंधु नदी का ये गॉर्ज है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का गॉर्ज है, इसी के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं महान हिमालय। तो नदियां जब पर्वतों को काट करके गहरी गहरी घाटी का निर्माण करती हैं उन्हें बोला जाता है गॉर्ज। ठीक है ना। तो एक हेडिंग डालिए आप, एक हेडिंग डालिए आप, महान हिमालय। महान हिमालय। इसमें देखिए, यह हिमालय का यह है हिमालय का यह है हिमालय का सबसे प्राचीनतम खंड अथवा भाग है। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम खंड अथवा भाग है। महान हिमालय महान हिमालय उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में
उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के गॉर्ज, सिंधु नदी के गॉर्ज, सिंधु नदी के गॉर्ज से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक, ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में, 2400 किलोमीटर लंबाई में 2400 किलोमीटर लंबाई में देखिए, एक बार इसकी आकृति ध्यान रखो आप। इसकी आकृति कैसी है? इस तरह की आकृति है। इस तरह की आकृति कौन सी आकृति बोलते हैं? चाप। कौन सी आकृति बोलते हैं? चाप, आर्क। 2400 किलोमीटर लंबाई में चाप की आकृति में, चाप की आकृति में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर, 6100 मीटर, 6100 6100 मीटर है। एक इसमें पॉइंट डाल के दिखा, आप बता सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। किस देश में है? नेपाल में। ठीक है, एक पॉइंट डाल के देखिए आप। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, ब्रैकेट लिखो आप, 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नेपाल में महान हिमालय पर, महान हिमालय पर, महान हिमालय पर अवस्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा, इसे नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमलंगमा, ये किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागरमाथा, और तिब्बत में बोलते हैं इसे चोमलंगमा। तिब्बत में चोमलंगमा कहते हैं। नेपाल में अवस्थित, नेपाल में अवस्थित, नेपाल में अवस्थित अन्नपूर्णा, लोत्से, अन्नपूर्णा, लोत्से तिब्बत में अवस्थित नामचा बरवा,
तिब्बत में अवस्थित। नामचा बर्वा, महान हिमालय पर अवस्थित, महान हिमालय पर अवस्थित अन्य प्रमुख चोटियां हैं, अन्य प्रमुख चोटियां हैं। एक और पॉइंट डाल के लिखा, देखिए सिक्किम राज्य में अवस्थित, सिक्किम राज्य में अवस्थित, सिक्किम राज्य में अवस्थित कंचनजंगा, कंचनजंगा जो भारत की, कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, महान हिमालय पर अवस्थित है, महान हिमालय पर अवस्थित है। नंदा देवी, नंदा देवी ब्रैकेट में लिखिए आप, उत्तराखंड। नंदा देवी कहां पे है, किस राज्य में, उत्तराखंड, उत्तराखंड ब्रैकेट बंद, महान हिमालय पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये हमारा महान हिमालय का एक संक्षिप्त विवरण था। और महान हिमालय के दक्षिण में कौन सी सर्व श्रेणी है, लघु हिमालय। तो अगली लिए लघु हिमालय, लघु हिमालय देखो आप, इसका एक नाम है मध्य हिमालय। देखिए इसे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय तथा हिमाचल हिमालय, हाँ इसे मध्य हिमालय तथा हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय का बहुत सवाल पूछा जाता है कि हिमाचल हिमालय किसे कहा जाता है, ध्यान रखना आप, हिमाचल हिमालय किसका नाम है, लघु हिमालय का। ठीक है, इसे मध्य हिमालय तथा हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यह महान हिमालय के दक्षिण में, यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसी के समानांतर, लगभग उसी के समानांतर चाप की आकृति में, चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में, 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसकी सामान्य ऊंचाई 3500 से 4500,
3500 टू 4500 मीटर, 4500 मीटर है। लघु हिमालय को, लघु हिमालय को अलग अलग नामों से, वो अलग अलग नामों से, नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। जैसे, जैसे एक नाम इसका है पीर पंजाल। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी, ये लघु हिमालय है। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश। मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड। महाभारत लेक, महाभारत लेक नेपाल, महाभारत लेक नेपाल। देखो आप, नेपाल में महाभारत लेक कहा जाता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इसको पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, और बाकी स्थान पे क्या कहते हैं इसे? बाकी स्थान पर इसे कहते हैं लघु हिमालय। ठीक है, बाकी जितना नाम स्थान है इसको लघु हिमालय बोला जाता है। इन क्षेत्रों में इन्हें 4 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। देखिए, आप एक बात ध्यान रखना, जो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है, और वलित पर्वत का निर्माण कब होता है? जब बल आमने सामने कार्य करता है। ठीक है, तो सतह में क्या पड़ जाते हैं? मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, ये जो मोड़ पड़ता है ना, ये कई प्रकार का मोड़ पड़ता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्वत है, ठीक है ना, एक पर्वत है, और इसमें इसकी 2 भुजाएं हैं। एक पर्वत की ये भुजा होती है, और एक पर्वत की ये भुजा होती है। ठीक है, तो जिस सतह पे पर्वत खड़ा है, आप इस सतह को, अगर इस सतह को आधार रेखा माने आप, तो इस भुजा का जो एंगल है, ठीक है, और इस भुजा का एंगल, ठीक है ना, अगर इसके दोनों एंगल इक्वल हैं, पहले जब विश्व का भूगोल पढ़ा जाता था ये पूरा हम लोग पढ़ते थे इसको, ठीक है ना। अब चूंकि विश्व का भूगोल आपके सिलेबस से निकल गया, तो अब ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ तथ्य लिखना होता तो आपको समझना आवश्यक है। तो देखो आप, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों का झुकाव अगर बराबर है, इस तरह के पर्वत को बोला जाता है सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड। लेकिन अगर दोनों का एंगल अलग अलग है, इसका एंगल अलग है और इसका एंगल अलग है,
तब इसे बोला जाता है असममित वलन। ठीक है ना। तो आप देखोगे इसका ढाल अलग है और इसका ढाल क्या है, अलग है। जब दोनों का इक्वल होता है तो दोनों का ढाल क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सममित वलन, और ये क्या हो गया, असममित वलन। देखो आप, जब जब बल बहुत फोर्सली काम करता है तो ये वलन होते 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 वलन की एक भुजा क्या होती है, लंबवत हो जाती है। ठीक है। जब इसकी एक भुजा लंबवत हो गई तब इसे बोला जाता है एक दिग्नत वलन। ठीक है ना। तो एक हो गया सम्मित वलन जहां पे दोनों भुजाओं का झुकाव इक्वल है। एक हो गया असम्मित वलन, दोनों भुजाओं का झुकाव क्या अलग अलग हो गया। जब एक भुजा लंबवत हो गई तब इसे बोलते हैं एक दिग्नत वलन। तो एक भुजा क्या होती है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है। जब बल मतलब इनको झुकाने वाला बल बहुत प्रचंड होता है तो देखो आप यहां तक, ठीक है ना, स्थिति क्या थी कि वलन की दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में झुकी हुई हैं। ये इधर झुकी हुई है और ये इधर झुकी हुई है। ठीक है ना। इसमें एक भुजा क्या हो गई, लंबवत हो गई। जब बल बहुत प्रचंड होता है तो वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती हैं। ठीक है। इस तरह के वलन को बोलते हैं प्रतिवलन। ठीक है। और जब बल और ज्यादा प्रचंड होता है तो वलन की दोनों भुजाएं एकदम सतह के क्षैतिज हो जाती हैं। ठीक है। तब इसे बोलते हैं श्यान वलन। ठीक है। और अगर वलन अब भी बहुत कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, तो वलन की एक भुजा यहीं से टूट करके क्या होती है, आगे खिसक जाती है। ठीक है। तब इस भुजा को बोला जाता है ग्रीवा खंड या नापे। जब आपके सिलेबस में विश्व का भूगोल था, ठीक है ना, तो आप देखना 100 वर्ड में पहले क्वेश्चन लिखे जाते थे। कुछ क्वेश्चन 100 वर्ड में, कुछ 300 में और कुछ 20 वर्ड में लिखे जाते थे। तो एक बार एमपीपीएससी में पूछा हुआ था कि नापे क्या होता है और नापे के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे बनता है ये। ठीक है। तो हिमालय, आप देखो हिमालय इसमें से किस प्रकार का वलन है। ये हो गया सम्मित वलन, दोनों का झुकाव इक्वल है। हिमालय एक्चुअल में है असम्मित वलन, इसका झुकाव अलग है, इसका झुकाव अलग है। ठीक है ना। तो देखो आप, ये पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा में है। ठीक है। दिशा इसकी क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा में। तो इसका ढाल किधर होगा, इसका ढाल होगा उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है ना। तो एक ढाल है उत्तर और एक ढाल है दक्षिण, और दक्षिण में कौन है, हम लोग हैं। तो हमारी तरफ का ढाल कैसा है, दक्षिण वाला ढाल। ठीक है। देखो आपने कभी अगर मान लीजिए आपको आपको अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, तो आप बताओ क्या करोगे आप, सामान बांधोगे, चढ़ना शुरू कर दोगे, क्या करना होगा आप बताओ। अगर माउंट एवरेस्ट की आपको चढ़ाई करनी है तो क्या करोगे आप, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, पानी भी रख लिया, ठीक है, कपड़े वपड़े पहन लिए। अब चढ़ेंगे, आप बताओ चढ़ाई के लिए क्या करेंगे। नहीं, इन सारे सामान को इकट्ठा करके आप पहले पहुंचेंगे नेपाल। आप कहां पे जाएंगे, नेपाल, क्योंकि नेपाल की तरफ का ढाल देखो आप, हिमालय इस तरह का बलन है। ठीक है। ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। ये हमारी तरफ का ढाल है, एकदम दीवाल की तरह खड़ा है। नेपाल की तरफ का ढाल क्या है, मंद है, क्योंकि इसका एंगल, ये दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है। तो हिमालय क्या है, एक असममित वलन का एग्जाम्पल है। ठीक है। जिसका उत्तरी ढाल सामान्य है और दक्षिणी ढाल, हमारी तरफ का ढाल क्या है, दीवाल की तरह खड़ा है। अगर आपको हिमालय में कभी जाने का मौका मिले, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जाओगे, ठीक है, और ऊंचाई वाले शहरों पे जब आप जाओगे, आप देखोगे कि हमारी तरफ का जो ढाल है इतना खड़ा है, इस पर वनस्पतियां पाई ही नहीं जाती हैं। ठीक है।
तमाम वनस्पतियां किस ढालों पे है? इस ढाल पे है। ठीक है, तो हमारी तरफ का ढाल नग्न है और जो उत्तर वाला ढाल है वो सघन वनाच्छादित है और अलग अलग ऊंचाई पर तापमान अलग अलग पाया जाता है। और जैसे ही तापमान अलग अलग होता है वनस्पतियों का प्रकार, जंगलों का प्रकार बदल जाता है। ठीक है ना, तो किस तरह बदलता है वो तो हम लोग पढ़ेंगे जब प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे, एक हमारा टॉपिक ही है वन टॉपिक, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये विवरण यहीं से ध्यान रखो आप कि हिमालय के उत्तरी ढाल पर, ठीक है, उत्तरी ढाल क्या है? सामान्य है और दक्षिणी ढाल तीव्र है। ये नग्न है और ये क्या है? सघन वनाच्छादित है। एक पॉइंट लिखिए आप इसमें, एक पॉइंट डाल के लिखिए। देखिए, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत असममित असममित वलन एसिमेट्रिकल फोल्ड, हिमालय पर्वत असममित वलन का, असममित वलन का, असममित वलन का उदाहरण है अर्थात इसका दक्षिणी ढाल इसका दक्षिणी ढाल अत्यंत तीव्र, दक्षिणी ढाल अत्यंत तीव्र और उत्तरी ढाल, उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत सामान्य है, अपेक्षाकृत सामान्य है। इसलिए दक्षिणी ढाल प्रायः नग्न, दक्षिणी ढाल प्रायः नग्न, नग्न और उत्तरी ढाल उत्तरी ढाल सघन वनाच्छादित है, सघन वनाच्छादित है। उत्तरी ढाल के ऊपरी भागों में, उत्तरी ढाल के ऊपरी भागों में देखो आप एक एक सामान्य बात समझ समझ करके रखना आप, जब भी कोई भी प्लांट है या कोई भी जीव है, हम में से कोई जीव रख लो आप या एक प्लांट रख लो आप, उसके कुल भार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आप बताओ। किसी जीव के, हमारे अंदर या एक कोई प्लांट रख लो आप, हम सबके अंदर जो भी चीज पाया जाता है तौल दिया जाए तो मान लीजिए कि हमारा आपका किसी का वजन 100 kg आ गया, ठीक है, इस 100 kg में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? पानी की होती है। ठीक है ना, लगभग बता सकते हैं कितनी मात्रा है? 100 किलो का अगर एक व्यक्ति है? नहीं, लगभग 70 से 80%, लगभग मोटा मोटा एक रफली सा आइडिया रख लो आप कि किसी भी जीव के सकल भार का लगभग 70% क्या होता है? पानी होता है। ठीक है ना, 70% क्या होता है? पानी होता है। ये एक जो डाटा मैं दे रहा हूं इसको ध्यान रखना, आगे पढ़ाई में बड़ा काम आएगा, ये कई जगह कई सारी चीजों को समझने में बहुत काम आएगा। तो सकल भार का, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 kg का है तो इसका कितने परसेंट भाग? लगभग मोटा मोटा 70%, इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन वनस्पतियों जीवों को मिलाकर के औसत रूप में हमने क्या मान लिया? 70%। ये क्या होता है? जल। ठीक है ना, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का कितना केजी? 70 kg क्या हो गया? अगर 100 kg का एक कोई जीव है तो 70 किलो क्या निकल गया? पानी निकल गया।
बचा कितना उसके पास? 30 केजी। बचा कितना? 30 केजी। 30 केजी बचा। ठीक है, अब बताओ, अब इस 30 केजी में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? आप बताओ। अरे ये तीन चार चीजें मूल चीज हैं, इनको तो हर कीमत पर जानना चाहिए आपको। अगर अगर आप ये नहीं समझेंगे, अगर ये आंकड़ा आपके पास नहीं है, आपको एनवायरमेंट उड़ जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। ठीक है, क्या होता है? आवाज आई नहीं था, जो जोर से बोलो। क्या क्या बोल रहे थे, वो समझा नहीं है, जोर से बोलो। नहीं, वो ठीक है, मांसपेशी बॉडी है, लेकिन ये बॉडी किस तत्व से बना हुआ है? हुँ? ऑक्सीजन। मतलब इस 30 में, 30 केजी जो बचा हुआ है, इसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन है? क्या है? अरे भाई, अगर मान लीजिए ये चीज ठोस है, मैं पूछा किस चीज से बना है, तो आप कहोगे ठोस से बना है। अरे ठोस तो अवस्था है, ठोस क्या है? अवस्था है। आप ये बताओ, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो पदार्थ है ये किस चीज से बना है, आप क्या कहोगे? इसका कवर प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका बॉडी लोहे का बना हुआ है, इसके अंदर तांबा भी है, इसके अंदर सोना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं? किन तत्वों से बना हुआ, किन चीजों से बना हुआ है? आप एक बात ध्यान रखो, इस ब्रह्मांड में सभी चीजें किससे बनी है? भगवान ने एक ही चीज बनाया हुआ है, और कुछ बनाया ही नहीं। भगवान ने क्या बनाया है? भगवान कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तत्व बनाया है, एलिमेंट। वही एलिमेंट जो कहाँ पे होता है? कहाँ पे लिखा है एलिमेंट के बारे में? हाँ, एलिमेंट की चर्चा कहाँ है? आप बताओ, एलिमेंट की चर्चा कहाँ पे है? साइंस में किस टॉपिक में? है केमिस्ट्री के किस किस टॉपिक में? है तत्वों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? अरे आप लोगों को बस एक डंडा लाके पहले पीटने लायक है ना? पहला काम, कल एक डंडा लेकर के आएंगे और आते ही बिना पूछे पहला काम क्या करेंगे? पीटेंगे। आप बताओ, पीरियाडिक टेबल में लिखा हुआ है, सारे एलिमेंट कहाँ पे लिखे हुए हैं? पीरियाडिक टेबल में। याद आया? ठीक है, इस पीरियाडिक टेबल में जितने तत्व हैं, ठीक है ना, ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या तत्व तत्व के रूप में पाया जाता है? नहीं। भगवान ने केवल क्या बनाया है? तत्व बनाया है। ठीक है, लेकिन तत्व तत्व के रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, तत्व मिलता है खनिज के रूप में। किस रूप में मिलता है? खनिज, मिनरल्स। ठीक है, आप में से कोई बताए, खनिज की परिभाषा बताए जरा। खनिज की परिभाषा क्या होती है? आपको एमपीपीएससी में 2 साल पहले खनिज पर 20 वर्ड लिखने के लिए आया था। खनिज पर 20 वर्ड लिखिए। ठीक है, क्या होता है खनिज? कोई बताए? नाम तो सुना है ना? प्राकृतिक रूप से। अच्छा ये बताओ, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ की परिभाषा क्या है? जिसका कोई कोई द्रव्यमान हो। क्या ये पदार्थ की परिभाषा है? आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते। आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं, सब लोगों ने पढ़ा होगा, आपको क्लिक नहीं कर रहा इस समय। पदार्थ की पहली विशेषता कि स्थान घेरता है। ऐसा पढ़ा हुआ है ना? स्थान घेरता है। क्यों स्थान घेरता है? क्योंकि इसमें द्रव्यमान पाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? द्रव्यमान पाया जाता है। तो पदार्थ की विशेषता है कि स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, इसमें द्रव्यमान क्या है? पाया जाता है। ये जो द्रव्यमान है, अच्छा ये बताइए, जो हवा है,
जो हवा है, क्या ये, आप बताओ, क्या ये पदार्थ है कि नहीं है? हम्म? हाँ या ना? हवा पदार्थ है कि नहीं है? नहीं है। आप बताइए। मेरा सवाल या तो हाँ होगा या ना होगा। हवा पदार्थ है कि नहीं है? नहीं है। आप बताओ। है? हवा पदार्थ है? आप बताओ। नहीं है। आप बताओ। नहीं है। आप बताओ। है? है? आप बताओ। है? है? ना ना ना, अभी अभी एग्जाम्पल बाद में देना। एग्जाम्पल समझाना बाद में, जब मैं पूछूंगा समझाओ कैसे है तब समझाना। अभी केवल ये बता दो, हवा पदार्थ है कि नहीं है? है? है। विश्वास नहीं जम पा रहा, आवाज थोड़ा कमजोर है? ना 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 ना, आगे कोई बात, आगे नहीं, आगे कोई बात नहीं है, आगे कोई बात नहीं। आप बताओ बेटा। पीछे? नहीं है। चलिए आप मुझे पीछे बताना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। हवा किस रूप में है? तो हवा पदार्थ है कि नहीं है? ऐसा कहाँ आपने पढ़ लिया कि हवा पदार्थ नहीं है? है? जीवन भर यही पढ़ते रहे, पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, तरल और गैस, पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, तरल और गैस। और अभी जब पूछा गया कि हवा क्या पदार्थ है, तो करो नहीं, पदार्थ नहीं है ये। अरे, उस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, हवा को किसी बैलून में भरते हैं, स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? भाई आप ये बताइए, आप, पदार्थ की विशेषता क्या है? कि पदार्थ स्थान घेरता है, यही तो विशेषता है। क्योंकि उसमें द्रव्यमान पाया जाता है, वही द्रव्यमान क्या है, स्थान घेरता है। तो जब किसी चीज में आप हवा भरते हैं तो क्या वो स्थान नहीं घेरता है? बिल्कुल घेरता है। ये अलग बात है, उस पदार्थ की अवस्था ऐसी हमको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपने कहीं पदार्थ की परिभाषा पढ़ी है कि वो चीज पदार्थ है जो दिखाई देती है? ये तो पदार्थ की परिभाषा है नहीं। पदार्थ की एक ही परिभाषा है, स्थान घेरती है, क्योंकि इसमें क्या है, द्रव्यमान पाया जाता है। ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? तो देखो आप, नेचर ने, भगवान ने, प्रकृति ने क्या बनाया? सिर्फ एक चीज बनाया, एलिमेंट। ठीक है ना? तो अगर एलिमेंट बनाया तो हमको एलिमेंट मिलना चाहिए था। लेकिन एलिमेंट एलिमेंट के रूप में नहीं होता, वो किस रूप में होता है? खनिज के रूप में होता है। ठीक है? एक से अधिक तत्वों के यौगिक को कहते हैं खनिज। एक से अधिक तत्वों के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे पानी। पानी क्या है? एक पदार्थ है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। ठीक है? पानी किससे बना हुआ है? H2O। इसका मतलब ये किसका यौगिक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो पानी को अगर तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। बस भूगोल का काम यहीं पे खत्म हो गया। भूगोल का काम क्या है? खत्म हो गया। लेकिन साइंस, साइंस का काम खत्म नहीं हुआ। साइंस कहता कि पहले मुझे ये बताओ, ये जो तत्व है ये किससे बना हुआ है? भूगोल आकर के क्या कहता है? कहता बस बात खत्म हो गई है, हमारा काम खत्म हो गया। आपने बताया कि तत्वों से बना हुआ है, तत्व तक बात आई, खत्म हो गई, हमारा काम खत्म हो गया। साइंस का काम खत्म नहीं हुआ। साइंस के अंदर ज्यादा जिज्ञासा है। वो कहता पहले बताओ ये तत्व किससे बना हुआ है। ठीक है? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जब पूरा रिसर्च किया, सब कुछ किया, तो क्या ये तत्व किससे बने? मॉलिक्यूल से बने हुए, अणु से बने हुए हैं। ठीक है? एक बात आई, अब ये बताओ अणु किससे बना हुआ है? तो बताया क्या? परमाणु से बना हुआ है। ठीक है? एक से अधिक परमाणुओं का जो जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है? अणु किससे बना हुआ? परमाणु से बना हुआ है। ठीक है? लगा कि अब मिल गया, अंतिम पदार्थ मिल गया हमें। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया तो कहा अरे परमाणु तो बहुत बड़ा है अभी, परमाणु में भी बहुत सारी चीजें हैं अंदर। तो क्या कहा, एक परमाणु है, उसके अंदर में एक केंद्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है? नाभिक। तो लगा कि अब हो गया, काम हो गया, अब सबसे छोटा मिल गया, नाभिक मिल गया। पता चला कि अभी नाभिक बहुत बड़ा है, नाभिक के अंदर भी कुछ कण है। ठीक है? तो बताया गया कौन कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर है।
लगा अब सब कुछ मिल गया। तब तक बताया गया कि रुको रुको बेटा रुको, अभी ये जो नाभिक है ना इसके चारों ओर कुछ घूम रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। क्या भूगोल में कहीं आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ा है? नहीं। हर विषय की अपनी डिमांड होती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अब लगा, जैसे लंबे समय तक लगा कि अब तो सब कुछ मिल गया, परमाणु मिल गया, परमाणु का स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। उसमें नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन क्या वैज्ञानिकों का जिज्ञासा शांत हुई? कहा कि ये बहुत बड़ा बड़ा है, अभी बात जमी नहीं। उसके बाद उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, ठीक है। अभी भी वैज्ञानिक कह रहे हैं ये जो भी स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा बड़ा है, अभी मूल स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चला है। तो आपको एक अवधारणा पता चल रही है कि एक गार्ड पार्टिकल होता है, हिग्स बोसॉन जैसे कण होते हैं, साइंस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। भूगोल आकर के ये कहता है कि सभी चीजें किससे बनी? तत्वों से बनी है। लेकिन तत्व तत्व के रूप में नहीं है, किस रूप में है? खनिज के रूप में है। तो एक से अधिक तत्वों के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? खनिज। क्या नेचर में खनिज पाया जाता है? खनिज पाया जाता है, लेकिन खनिज भी मूलतः खनिज के रूप में नहीं पाया जाता है, वो पाया जाता है चट्टान के रूप में। तो एक से अधिक खनिजों के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? चट्टान। तो एक से अधिक तत्वों के यौगिक को बोलते हैं खनिज, एक से अधिक खनिजों के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? चट्टान। और जितनी आप चीजें देख रहे हैं, ये टाइल है, ईंट है, ठीक है, मिट्टी है, ये सब किससे बना हुआ? खनिज से। और उसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तत्व मिलेगा, ठीक है ना। हमारी बात यह है कि तत्व, ये जो 30% बचा हुआ है, जैसे 70% है, वो किन दो तत्वों से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो 30 की जो केजी बचा हुआ, इसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व है? कौन सा है? कौन सा है? नाइट्रोजन? नहीं, नाइट्रोजन बहुत कम है। आप बताओ। हम्म? ऑक्सीजन है। फास्फोरस बहुत बहुत कम है। आप बताओ। बस आप, एक मैं आपको क्लू दे रहा हूं, इस 30 केजी में जो बचा हुआ है, इसमें 50% एक तत्व पाया जाता है। लगभग 50% एक तत्व पाया जाता है, मतलब 15 केजी एक तत्व है। हम सबके बॉडी में अगर पानी निकाल दिया जाए, अगर आपको निचोड़ करके सारा पानी निकाल दिया जाए, तो जो कुछ बचेगा, ठीक है, उसका आधा एक तत्व है, ठीक है। उस तत्व का नाम मुझे जानना है? बहुत कम है बेटा, बहुत कम है। कैल्शियम बहुत कम है। कौन सा तत्व है? कार्बन। ठीक है ना। तो जितना भी सकल भार है किसी जीव का, चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, सकल भार का 70% क्या होता है? जल। 70% क्या होता है? जल। ठीक है। जल निकाल दिया तो जो कुछ बचा उसको बोलते हैं ड्राई मास, शुष्क भार। शुष्क भार का लगभग 50% क्या होता है? कार्बन। हमारे आपके शरीर को ना, अगर आग में डालोगे जलने लगेगा। ये कौन जलता है? कार्बन जलता है, ठीक है। कार्बन जल गया। आज जो नहीं जलता है वो किस रूप में आ जाता है? राख बन जाता है। अब जो बचा हुआ है, ठीक है, तो 15 किलो तो क्या निकल गया? कार्बन निकल गया। तो इस 30 केजी में कितना निकल गया? 15 केजी निकल गया, बचा कितना? 15 केजी। अब ये जो बचा हुआ है, इसमें 50% एक तत्व है, मतलब 15 का 50% क्या हो गया? 7.5। एक मोटा मोटा 8 केजी मान लो आप। 8 केजी एक तत्व है। क्या नाम है उसका? प्रोटीन तत्व है। ये कुछ भी बोल देते हो, प्रोटीन तत्व है क्या? है? पीरियाडिक टेबल में कहीं प्रोटीन लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है? पीरियाडिक टेबल में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन लिखा हुआ, नाइट्रोजन लिखा हुआ, कार्बन लिखा हुआ, लोहा लिखा हुआ है, कैल्शियम लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। आप बताओ। है? नाइट्रोजन। बिल्कुल सही।
अब देखो आप, अगर कोई चीज 100 kg की है, 70 kg क्या हो गया? जल। 15 kg क्या हो गया? कार्बन। टोटल कितना हो गया? 70, 80, 5, 85। और 8 kg क्या हो गया? नाइट्रोजन। 85 8 कितना हो गया? 93। ध्यान रखो आप, किसी भी जीव के कुल भार का लगभग 93%, लगभग 93% क्या चीजें पाई जाती हैं? 4 तत्व पाए जाते हैं। एक हो गया ऑक्सीजन, एक हो गया हाइड्रोजन, ये जल हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कार्बन, और उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, अब बचा कितना? 7-8 kg। ठीक है, इसमें क्या है? लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, सोना है, मतलब जो भी चीजें हैं वो बाकी ये सारे तत्व हैं। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो आप, ये आंकड़ा कभी भूलने ना पाए। लगभग 70% क्या हो गया? जल। जो बचा उसका लगभग 50% क्या हो गया? कार्बन। और जो बचा उसका 50% क्या हो गया? नाइट्रोजन। अब आप ये बताओ कि जब हम खेती करते हैं, अगर मान लीजिए आपने गेहूं उपजाया, तो जो गेहूं है उसका 70% क्या है? जल है। जो बचा उसका 50% कार्बन है, और जो बचा उसका 50% नाइट्रोजन है। तो आप ये बताइए, हम लोग कार्बन वाला उर्वरक क्यों नहीं डालते हैं खेत में? हमें जो उर्वरक डालते हैं नाइट्रोजन वाला डालते हैं, कार्बन वाला क्यों नहीं डालते हैं? है? जमीन में पहले से है। बहुत गलत आंसर कर दिया आपने। आप बताओ भाई, जो सबसे अधिक है इसका उर्वरक हमें डालना चाहिए था ना, क्यों नहीं डालते हैं? कोई बताए? कोई भी फल, कोई भी प्लांट, कोई पेड़, बाहर निकलोगे कोई पेड़ है, संस्थान में बहुत सारा केला का प्लांट लगा हुआ है, इसमें भी जल के बाद सबसे अधिक क्या है? कार्बन। ठीक है, इसमें उर्वरक देखोगे आप, यूरिया ला करके डाल देंगे, लेकिन कार्बन वाला उर्वरक नहीं डालते हैं, क्यों है? कार प्लांट कार्बन को मिट्टी से नहीं लेता है, वायुमंडल से लेता है, ध्यान रखना आप। प्लांट के कार्बन का स्रोत क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल में जो कार्बन है, वायुमंडल में जो कार्बन है, आप बताओ किस रूप में पाया जाता है? वायुमंडल में बड़े पैमाने पर कार्बन है? बिल्कुल, वो पाया जाता है CO2 के रूप में। तो प्लांट क्या लेता है? CO2 लेता है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण, तो उसको एक्चुअल में CO2 नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए उसे। प्लांट को खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, वो किससे पूरा हो जाएगा? इधर से पूरा हो जाएगा। प्लांट को खाना बनाने के लिए मूलतः क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। ठीक है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसमें से क्या करता है? कार्बन को निकाल लेता है। बचा क्या? ऑक्सीजन। इसको क्या करता है? छोड़ देता है। आपने पढ़ा हुआ ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ऑक्सीजन क्या है? छोड़ता है। ऑक्सीजन किसी काम का है ही नहीं। ठीक है, उसको क्या चाहिए था? तो आप ये बताओ, वायुमंडल में अगर प्लांट की मिट्टी में कार्बन डाल दोगे, प्लांट ले ही नहीं पाएगा, लेगा ही नहीं। वो जानता ही नहीं है कि मिट्टी से कार्बन कैसे लिया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में जितनी गैसें हैं उसका, वायुमंडल में जितनी गैसें हैं उसका सबसे अधिक 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है ना, मतलब 99% क्या है? दो ही गैस है। वायुमंडल में जितनी गैसें पाई जाती हैं उसका 99% क्या है? दो गैसें केवल। एक है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन, और सबसे अधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन। ठीक है, आप ये बताइए, जब वायुमंडल में इतना नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन का उर्वरक क्यों डालते हैं हम? प्लांट वायुमंडल से नहीं लेगा। बिल्कुल सही। प्लांट नाइट्रोजन को
वायुमंडल से ले ही नहीं पाता है, जानता ही नहीं कैसे लिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लांट लेगा किस रूप में, जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ये जब प्लांट नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में। वायुमंडल में किस रूप में है, नाइट्रोजन के रूप में है। आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, और ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में। अब प्लांट क्या है, ले लिया। ठीक है ना, तो हम जो उर्वरक डालते हैं वो कन्वर्ट किस में होता है, नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होता है, उसको प्लांट क्या करता है, लेता है। ठीक है, तब जाकर के उसका जीवन चक्र चलता है। तो सबसे अधिक प्लांट को मिट्टी से जो चाहिए वो क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि जल तो सबसे अधिक चाहिए। जल को अगर निकाल दें तो सबसे अधिक कौन सा चाहिए, कार्बन, उसको वायुमंडल से मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन। और इसीलिए आप देखते होंगे कि सबसे अधिक हम कौन सा उर्वरक डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, क्योंकि मृदा में नाइट्रोजन की क्या है, काफी कमी है। तो हम लगातार क्या है, नाइट्रोजन डालते रहते हैं। समझ पा रहे हो आपने। तो अगर ये पूरा स्ट्रक्चर आप नहीं समझेंगे, एनवायरमेंट कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कौन सी क्रिया हो रही, कैसे हो रही, क्या कर रहा है प्लांट, क्या कर रहा है, ये जीव क्या कर रहा है, वो जीव क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है। तो एक जो आंकड़ा, एक जो आंकड़ा आप रखना कि किसी भी जीव के सकल भार का कितना प्रतिशत भाग, 70% भाग क्या होता है, जल होता है। और उसके शुष्क भार, जल निकाल दिया तो भार क्या हो गया, शुष्क हो गया। शुष्क भार के का लगभग 50% क्या होता है, कार्बन। जो बचा हुआ है उसका लगभग 50% क्या होता है, नाइट्रोजन। तो तीन चीजें ध्यान रहे, जल, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है ना, ये प्लांट का जीवन चक्र है। ठीक है ना। अब देखो आप, अगर हम लोगों को अलग अलग किया जाए, हम लोगों को अलग अलग किया जाए तो पहले 70% क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ठीक है, बचा 30%, बचा जो भी वजन है उसका। ठीक है, जितना बचा उसका 50% क्या निकल जाएगा, कार्बन निकल जाएगा। अब जो बचा उसका 50% क्या है, नाइट्रोजन निकल जाएगा। जो बचा उसमें से लोहा भी निकल जाएगा, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है। ठीक है, ये सारी चीजें मिलकर के क्या है, बनी हुई हैं। आप समझ पा रहे हैं ना। तो इसी तरह से ध्यान रखो आप, इसी तरह से तो मैं आपसे आपसे मैं ये बताइए, हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे अभी, जहां पे ये चर्चा शुरू हो गई, क्या मैं समझा रहा था आप लोगों को। हाँ हाँ हाँ, देखिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब पर्वत का पर्वत का स्लोप, पर्वत का स्लोप जहाँ पे बहुत अधिक होता है, ठीक है, तो जितने भी प्लांट हैं, है ना, उनको अगर कैटेगराइज करोगे आप तो आपको एक मिलेगा वृक्ष। ठीक है, वृक्ष की विशेषता क्या होती है कि उसमें तना होता है, टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, जड़ होती है ना। उसके बाद ये वृक्ष वहां पे बनेगा जहां पे जल की मात्रा अधिक होगी। क्यों जल की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि जितना खनिज प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए। आप ये बताओ, स्वस्थ वही लोग होते हैं ना जिन जो खाना ज्यादा खाते हैं। अगर मान लीजिए खाना आप ना खाएं, बहुत कम खाएं, ठीक है, तो स्वास्थ्य क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो प्लांट खाना जहां पे अधिक बनाएगा वहां पे प्लांट क्या होगा, मोटा तगड़ा होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि कार्बन तो मिल गया प्लांट को, लेकिन बाकी खनिज कहाँ से जाएगा, मिट्टी से जाएगा। और इस खनिज को कौन घोलता है, जल घोलता है। जल घोल करके कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। आपने पुनः पढ़ा है जाइलम फ्लोएम। तो ये सारा घोल करके कौन पहुंचाता है, जल। ठीक है,
तो अगर जल की कमी रहेगी तो खनिज क्या है, कम जाएंगे, खाना क्या बनेगा, कम बनेगा, तो प्लांट क्या होगा, छोटा होगा, मतलब पतला होगा। तो इस तरह से जहां पे खाना अधिक बनता है, जल अधिक होता है, वहां पे बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं, मोटे मोटे तने होते हैं। जल की मात्रा कम कर दोगे, वृक्ष की लंबाई क्या है, कम होती जाएगी, होते होते तने क्या है, पतले होते जाएंगे। और जल कम होते होते इतना कम हो जाएगा तना, और इतना वृक्ष छोटा हो जाएगा कि बन जाएगी झाड़ी। ठीक है, एक होता है वृक्ष, एक होती है झाड़ी। और जल कम हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब क्या बनेगा, अब बताओ। जल कम हो गया, इसका मतलब है खनिज क्या है, और कम जा रहा है। झाड़ी में तो फिर भी अभी तना बचा हुआ है। जब ये तना एकदम खत्म हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, घास। क्या बन जाएगा, घास। तो घास में क्या होता है, तना नहीं होता है, जो कुछ होता है बस सारा वही चीज होता है। और जल कम हो गया, घास खत्म होगा तो क्या बनेगा। आपने सुना ना, काई, काई जैसी वनस्पति, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिचेन। ठीक है ना, तो उसके बाद कैसी आ जाएगी, लिचेन जैसी वनस्पति आ जाती है। तो देखो आप, कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि जब यहाँ ऊपर क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर पिघलता रहता है, वर्षा भी होती है, तो ऊपरी भाग में जल क्या होता है, कम होता है। जैसे नीचे की तरफ आएंगे जल क्या है, बढ़ता जाएगा। जल की मात्रा है तो निचले भाग में क्या है, वृक्ष मिलेंगे। ऊपरी भाग में क्या मिलेगा, घास। ऊपरी भाग में क्या है, घास मिलेगी। वृक्ष सस्टेन ही नहीं करता है। ठीक है, तो लघु हिमालय के अगर ऊपरी भागों में जाओगे, अभी मैं स्थान का नाम बताऊंगा, कभी आप जाकर के वहां पे देखना, आप वहां पे पेड़ इक्का दुक्का पाओगे, कहीं कहीं अधिकता किसकी है, घास की है। तो अब देखो, आप ऊंचाई पे जाएंगे तापमान भी कम होगा, ठीक है ना, और तापमान कम होगा, जल भी कम होगा, खाना कम बनेगा, तो क्या पाए जाएंगे, घास। तो लघु हिमालय के ऊपरी ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। और घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चरागाह। पशुओं को हम क्या करते हैं, चराते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और चूंकि तापमान कम होने के कारण जो घास का मैदान बनता है, इस तरह के घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। और यूरोप में आल्प्स पर्वत के नाम पर इन चरागाहों को कहते हैं अल्पाइन चरागाह। कौन सा चरागाह, अल्पाइन, अल्पाइन चरागाह। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे हैं ना कि वृक्ष का मैकेनिज्म, झाड़ी का, घास का, ये सब सारा खेल किसका है, जल का है। सारा खेल जल का है। जब प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे तो आपको खूब समझ में आएगा। जहां पे जल अधिक है, 60 मीटर तक वृक्ष पाए जाते हैं। जल की मात्रा कम कर देंगे, 40 मीटर वृक्ष, और कम कर देंगे 9 मीटर वृक्ष, और कम कर देंगे, कम ऊंचाई वाली। ठीक है, आप अगर मालवा का पठार पे देखेंगे आप, जहाँ पे आप इंदौर में हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं देखेंगे आप, कम ऊंचाई वाले वृक्ष मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा क्या है, अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, पश्चिमी घाट पे जाकर के देखना, वृक्ष की ऊंचाई देख करके अगर कुछ पगड़ी वगैरह लगा के जाओगे ना, तो पगड़ी गिर जाएगी, इतने ऊंचे वृक्ष होते हैं। लेकिन मालवा के पठार पे देखेंगे क्या, कम ऊंचाई वाले वृक्ष हैं। यहीं पे जल की मात्रा बढ़ जाए, ये वृक्षों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि खनिज क्या है, ज्यादा घुलेगा, खाना क्या है, ज्यादा बनेगा, तो वृक्ष का स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो लंबाई भी बढ़ जाएगी, मोटाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें एक पॉइंट डाल करके लिखे, देखिए लघु हिमालय के, लघु हिमालय के क्या ऊपरी भाग में छोटे छोटे, लघु हिमालय के ऊपरी भाग में छोटे छोटे घास के मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें अल्पाइन चरागाह, जिन्हें
अल्पाइन चरागाह, अल्पाइन चरागाह कहते हैं, जिन्हें अल्पाइन चरागाह कहते हैं। भारत में, भारत में इन चरागाहों को, इन चरागाहों को जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में ढोक और मर्ग, ढोक और मर्ग, जहां पे मर्ग लिखा है इसमें लिखिए, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। कभी जम्मू कश्मीर जाना आप, गुलमर्ग जाना, अब देखो घास मिलेगा आपको। ये मर्ग क्या है? स्थानीय नाम है, किसका? घास का स्थानीय नाम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मर्ग। ढोक और मर्ग, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। तथा उत्तराखंड में, तथा उत्तराखंड में बुग्याल और, उत्तराखंड में बुग्याल और पयार, बुग्याल और पयार कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कि बुग्याल और पयार क्या चीज है, कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, क्या है? घास का मैदान है। कौन सा घास का मैदान? अल्पाइन चरागाह। कहाँ पे पाया जाता है? एकदम ऊपरी भागों में, लघु हिमालय के ऊपरी भागों में पाया जाता है। ना, ये कई सारे चीजों के अलग अलग स्थानीय नाम होते हैं। हाँ, तो ये स्थानीय नाम है जो बुग्याल और पयार है। ठीक है ना? आप ध्यान रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए पयार के बारे में, मान ली 20 वर्ड अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे कि उत्तराखंड में लघु हिमालय के ऊपरी ढालों पर पाए जाने वाले अल्पाइन चरागाह का स्थानीय नाम। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा कि मालवा के क्षेत्र में चावल या गेहूं के, इसको क्या कहते हैं? पयार कहते हैं। ठीक है ना? देखिए चलिए आप, शिवालिक श्रेणी, अगला हेडिंग क्या है? शिवालिक। तो महान, जो हम लोगों ने लिखवाया था, तो पहला था महान हिमालय, लघु हिमालय, अब है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी, देखिए इसको देखोगे ना, तो हिमालय का क्या सबसे दक्षिणी भाग है। ठीक है, और हिमालय का सबसे अंतिम में यही बना था। सबसे पहले बनना कौन शुरू हुआ? महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय बनना शुरू हुआ, ऊपर उठना शुरू हुआ। उसके बाद दबाव पड़ा, तो महान हिमालय के दक्षिण में एक और मोड़ पड़ गया। ठीक है, महान हिमालय उठना शुरू हुआ, क्या बनना शुरू हुआ? लघु हिमालय। तो महान हिमालय ऊंचा उठता रहा, लघु हिमालय बनता रहा। जब ये ऊपर उठा तब तक एक और मोड़ पड़ गया, कौन सा है? शिवालिक श्रेणी। तो महान हिमालय ऊपर उठता गया, लघु हिमालय ऊपर उठता गया, शिवालिक क्या है? बनता रहा। अगर ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो शिवालिक के दक्षिण में क्या है? एक और मोड़ पड़ जाएगा। ठीक है, भविष्य में क्या पड़ेगा, क्या होगा? हो सकता है कि प्रक्रिया चलती रहे तो और मोड़ पड़ेगा, हो सकता है कि प्रक्रिया बंद हो जाए तो हिमालय का निर्माण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें देखिए, यह हिमालय का, यह हिमालय का सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी और नवीनतम, और नवीनतम भाग है।
शिखर का नवीनतम भाग है। इसे इसे बाह्य बाह्य हिमालय, आउटर इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह लघु हिमालय के यह लघु हिमालय के दक्षिण में यह लघु हिमालय के दक्षिण में प्रायः उसी के समानांतर चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसकी सामान्य ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर है। से 2000 मीटर है। शिवालिक श्रेणी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू हिल, जम्मू और कश्मीर, डुंडवा श्रेणी, डुंडवा श्रेणी, डुंडवा श्रेणी, उत्तराखंड, चुरिया घाट, मुरिया घाट, चुरिया घाट, मुरिया घाट, दोनों नेपाल में। मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला। मिरी, अबोर, मिश्मी और डाफला, ये चारों नाम है अरुणाचल प्रदेश। मिश्मी, डाफला, एक पॉइंट और डाल लिखो आप इसमें। देखिए आप, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, एक पॉइंट डाल के लिखो आप, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य, लघु हिमालय और
शिवालिक श्रेणी के मध्य चौरस तल या सपाट तल मतलब लगभग समतल तल, ठीक है, चौरस तल या सपाट तल वाली कई संरचनात्मक घाटियां, कई संरचनात्मक चौरस तल वाली कई संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून ब्रैकेट लिखो आप, जैसे देहरादून, पाटली दून, जैसे पश्चिम में दून, जैसे देहरादून, पाटली दून आदि पश्चिम में दून, तथा पूर्व में अर्थात पश्चिम बंगाल और असम में द्वार कहते हैं। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, कई सारे मानक किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में मैंने देखा है कि द्वार का एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे हरिद्वार। पूरी तरह से गलत है। हरिद्वार द्वार का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। ये द्वार एक्चुअल में पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखा जाता है, जैसे दून है तो, या गुलमर्ग है तो गुलमर्ग के आगे मर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। सोनमर्ग के आगे मर्ग लगा हुआ है, देहरादून के आगे दून लगा हुआ है, पाटली दून के आगे दून लगा हुआ है। लेकिन जितने द्वार हैं, किसी द्वार के आगे द्वार शब्द नहीं लगा हुआ है। लोकल में उसे द्वार कहा जाता है, लेकिन नाम उसके क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसलिए केवल आपको ये लिखना होता है कि पूर्व में इसे द्वार कहते हैं, बस, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल नहीं लिखना होता है। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल वहां पे लिखा जाता है जहां जिसका एग्जाम्पल लिखो पीछे वो नाम लगा हुआ हो। जैसे देखो आप, दून के आगे क्या है, देहरादून, और पाटली दून में आगे क्या है, दून लगा हुआ है। एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या है, लिखा हुआ है। लेकिन द्वार एक स्थानीय नाम है, और कोई भी ऐसा घाटी नहीं है जिनके आगे द्वार शब्द क्या है, लगा हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए जहां पे भी आपने ये पढ़ा हुआ है कि द्वार, जैसे हरिद्वार, पूरी तरह से गलत है। और हरिद्वार अगर हम वैसे भी रखें तो क्या हरिद्वार पूर्व में है, ये भी पश्चिम में है, देहरादून के नीचे ही है। देहरादून जहां पे है उसके नीचे ही क्या है, हरिद्वार है। तो आप इसको ऐसा नहीं कह सकते जैसे इसे पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, ठीक है। हाँ, हरिद्वार अगर मान लीजिए कि असम राज्य में होता तो आप बेशक इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते। मैंने पश्चिम बंगाल और असम का नाम इसलिए लिख दिया ताकि आपको गलती से भी जब आप किसी किताब को पढ़ें और द्वार का अर्थ हरिद्वार अगर आए तो आप ये समझें कि तथ्य क्या है, गलत है। और ये छोटी मोटी नहीं, बहुत मानक किताबों में ये गलती मैंने देखा हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना आप। तो ये हमारा हो गया शिवालिक, ठीक है। ये संरचनात्मक घाटी क्या होती है, आगे आगे चल करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बस ये ध्यान रखो आप कि
जब ये जब ये जब ये पर्वत श्रेणियां बन रही थी, तो इसी के बीच में कहीं कहीं क्या है कि समतल सतह, इन्हीं के बीच में क्या है, समतल सतह कहीं कहीं बन गई। और मानव को रहने के लिए क्या चाहिए, समतल सतह ही चाहिए। तो जैसे समतल सतह देखा, मानव जाकर के वहां पे बस गया। ठीक है। तो इन्हीं इन्हीं जो इन लघु हिमालय शिवालिक के बीच में जो समतल घाटियां हैं, जहाँ पे समतल स्थान है, वहां पर मानव का निवास पाया जाता है। और उन्हीं को पश्चिम में हम कहते हैं धून, और पूर्व में कहते हैं द्वार। ठीक है, एक ही डालिए आप। अगली नहीं क्या है, ट्रांस हिमालय। देखिए बच्चों, मैंने कहा था कि यही इस समय है जहाँ धीरे धीरे 20 वर्ड कैसे लिखा जाता उसका प्रैक्टिस आपको करना है ना। तो मोटा मोटा इतना तो आपको पता चल गया कि हिमालय क्या है। मोटा मोटा आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा हिमालय क्या है ना। अगर मान लीजिए कि आपको एग्जाम में 20 वर्ड में अगर हिमालय कहा गया लिखने के लिए, ठीक है, तो एक बार अपना पीछे का रफ या जो भी चीज़ है आपके पास, एक बार पीछे निकालिए, क्लास यहीं पे रहेगा। और अब मैं आपको कुछ आंसर लिखवा रहा हूँ कि ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आपका मैं चेक करूंगा, उसका मॉडल आंसर भी मैं बताता हूँ कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो अपना कॉपी का एकदम पीछे का पेज निकालिए, जहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं इसको छोड़ दो, यहीं पे आप पीछे का पेज आप निकालो। सब लोग पीछे का पेज निकालें। और हिमालय, अगर मान ली हिमालय के बारे में 20 वर्ड आपको लिखना है, ठीक है, देखो आप कैसे लिखा जाता है एक मोटे तौर पे आइडिया रखना। आप एग्जाम में जाओगे आपने, तो या तो 2 लाइन या 3 लाइन की जगह आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगह, अब एकदम सीमित जगह मिलती है आपको। तो आपको कितने वर्ड में लिखना है, 20 वर्ड्स में। तो प्रयास किया जाता है कि 2 वाक्य लिखें, 10 शब्द का एक वाक्य और 10 शब्द का एक वाक्य। तो कुल मिलाकर के अपने आंसर को क्या करना है, 2 वाक्य में फ्रेम करना है। और जितना तथ्य भर सकते हैं आप, सार्थक, जितना सार्थक तथ्य भर सकते हैं आप इसमें भर दीजिए। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। आप ये ध्यान रखो, कोई भी एक नया तथ्य आपके इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। जितना आपका नॉलेज है उसी नॉलेज को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और मैं आपके टेबल पे आके ही चेक कर लूंगा। बस बस, अरे कितना लिखोगे बच्चे, कितना लिखोगे। बस तक पता चल जाएगा कि सही। आगे क्या लिख रहे थे, आगे क्या लिखोगे, जो दूसरा दूसरा लाइन दूसरा नंबर डाला हुआ है इसमें क्या लिखोगे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
तृतीय। हाँ, नहीं, आप क्या ऐड करोगे, आप लिख करके दिखाओ कैसे आपने लिखा हुआ ये है। अच्छा लिखा बच्चे आपने। ठीक है, अभी इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको। बस 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 इतने पता चल जाएगा कि डायरेक्शन सही है कि नहीं। तो आप इसमें एक तथ्यात्मक बड़ी गलती है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। आप दिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जो गलती आपने की है ना, ठीक है, वो तथ्य आप जानते हो, उसके बाद भी गलती हुई है आपसे। आप एक बार खुद सर्च करो कि आपके आंसर में क्या तथ्यात्मक गलती है, ये गलती खुद आप पहचान लोगे। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं चलेगा। नहीं, ये आंसर नहीं चल पाएगा। बस दिखा दो बच्चे, तुम पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। नहीं, गलती नहीं की है, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, छोटा मोटा नहीं, भारी भारी। हाँ, करेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने लिखा है इसकी लंबाई 1850 मीटर है, हिमालय की लंबाई 1850 मीटर है, ये तो बाहर तक ही है। 1850 मीटर तो हमको लगता है कि यहाँ से निकलोगे बाहर ही, बाहर तक ही 1850 मीटर हो जाएगा है। 1850 मीटर तो इसकी चोटी, किसी चोटी की ऊंचाई भी बहुत कम आपने लिखा है। नहीं, इसमें कई गलती है। ये जो आपने लिखा हिमालय पर्वत विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। चोटी जानते हो क्या आता है, पीक को कहते हैं, शिखर को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, 20 वर्ड में नहीं चलेगा ये। नहीं, इतना सारा शब्द बचा क्यों लिया है, घर ले जाना है क्या। शब्द को बचाना नहीं है, शब्द को पूरा कर देना है। नहीं, ये ठीक नहीं आंसर लिखा है, नहीं कोई बात नहीं। चलिए, जैसे आपने लिखा हुआ है उत्तरी पूर्वी भाग में है, क्या हिमालय उत्तरी पूर्वी भाग में है। जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, लद्दाख में भी है, उत्तराखंड में भी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, असम राज्य के कुछ भागों में भी है, ठीक है ना। आप देखोगे नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है। तो आप ये कहना उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी का मतलब आप जानते हो क्या आपने कहा, आपने ये कहा भारत का उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो केवल ये है, क्या यहीं तक हिमालय है। आप रादर ये लिखते कि भारत के उत्तरी भागों में विस्तृत है, अगर है ना। हाँ, मैं वही कहा कि आप समझ जाओगे, आप खुद अपनी गलती समझ लोगे आप। चलिए आते हैं अब इस पे आंसर पे कि क्या लिखना चाहिए था या क्या हो सकता है इसका आंसर।
देखो बच्चों, ये बात ध्यान रखना आप, जब भी आपसे कुछ पूछा जाए, है ना, कि इसके बारे में लिखने के लिए, तो सबसे पहली बात आपको होती है कि वो खुद है क्या चीज, वो खुद क्या चीज है। तो पहले तो इसको आपको बताना है ना, पहले आपको क्या बताना है, वो खुद क्या चीज है। ठीक है, देखो आप, हिमालय क्या है, एक पर्वत है, ठीक है ना, हिमालय क्या है, एक पर्वत है। लेकिन पर्वत क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत होता है, ठीक है, एक ब्लॉक पर्वत होता है, ज्वालामुखी पर्वत होता है, अवशिष्ट पर्वत होता है, ठीक है, गुम्बदाकार पर्वत होता है। पर्वत तो कई प्रकार के हैं, तो केवल ये कहना कि ये पर्वत है पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत पे आते हैं, अरावली भी वलित पर्वत है, हिमालय भी वलित पर्वत है। इसका मतलब क्या है कि केवल वलित पर्वत कहना पर्याप्त नहीं है, ये क्या चीज है, नवीन वलित पर्वत, ठीक है ना। तो एक इसका तथ्य क्या, पहले सारा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत। ये किस कालखंड में बना था, त्रिशिरी काल में, ठीक है ना। तो इसके कारण इससे क्या कहते हैं, टर्शियरी पर्वत, या तृतीयक पर्वत कह लीजिए आप। तृतीय क्या, टर्शियरी पर्वत। जब भी भूगोल में किसी लोकेशन के बारे में पूछा जाए, उसका लोकेशन लिखना भी बहुत आवश्यक होता है। ये क्या है, इसका लोकेशन भी आएगा, ठीक है। आप ये बताइए, कोई चीज विश्व की सबसे ऊंची सबसे बड़ी हो, ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि नहीं है। हिमालय क्या है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। पर्वत चोटी नहीं, पर्वत विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो आप ये बताइए, ये तथ्य आएगा कि नहीं आएगा, आप ये बताओ। अगर आपके गांव का एक लड़का है जो विश्व का सबसे लंबा लड़का है, आप ये बताइए, जब भी उसका परिचय कराएंगे तो ये बात आप बताएंगे कि नहीं कि सर ये जो लड़का है ना, ये दुनिया का सबसे लंबा लड़का है, आप बताओगे कि नहीं बताओगे, है ना। ये हो गया। इसके कई भाग हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हो गया, अन्य चीजें। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी आएगा, है ना। और देखो आप, कभी भी अगर आप आंसर लिखते हैं, और आंसर लिखने में अगर मान लीजिए आपका आपका कुछ कथन ऐसे खत्म होता है कि इसे हिमालय, पता इसे कहते हैं ना, कि ये लिखा और इसे हिमालय कहते हैं, 20 वर्ड लिखने का तरीका ही गलत है। आपने इसे हिमालय कहते हैं, 4 शब्द आपने अनावश्यक खर्च कर दिया। हिमालय तो ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, आपको ऐसे लिखना है आंसर कि ये बात ना करना पड़े कि इसे हिमालय कहते हैं, इसे महान हिमालय कहते हैं, इसे ये कहते हैं, ये बात ना आने पाए। बल्कि जो ऊपर हेडिंग पड़ा हुआ है, वो सारा कुछ मिल करके क्या आपका आंसर बन जाए। क्वेश्चन शब्दों का बार बार रिपीटेशन भी ना हो, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में आपने 4 बार क्या है, पर्वत 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 बोल दिया, ठीक है। तो शब्दों का रिपीटेशन कम से कम हो, कायदे से प्रयास करें, एक बार हो, एक एक शब्द क्या है, एक बार आए। जैसे मान लीजिए अगर आपने लिखना शुरू किया, हिमालय नवीन वलित पर्वत टर्शियरी पर्वत, पर्वत क्या हो गया, 2 बार। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, पर्वत 3 बार। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, ठीक नहीं है। अब इस सेंटेंस को, तो पहला सेंटेंस आपका क्या होगा, और देखिए हिमालय क्या है, एक बड़ा टॉपिक है, हिमालय क्या है, एक बड़ा टॉपिक है। तो आपको प्रयास करना कि 20 वर्ड में हो जाए। 20 वर्ड में नहीं होता है, 22 शब्द हो गया, 23 शब्द हो गया, घबराना नहीं है। कुछ शब्दों को, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे थोड़ा शब्द क्या है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन क्या है 20 से कम शब्दों में हो जाए। कुछ एक 20 से अधिक शब्दों में जाता तो भी घबराना नहीं है। तो देखो आप, तो पहला क्या हो गया, पहला पॉइंट, नवीन वलित एवं तृतीयक, पहला चीज, पहला तथ्य डाला आपने पहली सेंटेंस में, ठीक है।
विश्व की सर्वोच्च श्रेणी, पर्वत पर डालना, पर्वत यहां पे डाल दिया आपने। विश्व की सर्वोच्च श्रेणी कहां पे लोकेट है ये, इसका अधिकांश भाग कहां पे है, भारत के उत्तर में है, ठीक है। जब भी सेंटेंस पूरा करो फुल स्टॉप डालना है आपको। अब देखिए एक बात देख लेते कितना तथ्य आपने डाला है, एक तथ्य, दो तथ्य, तीन तथ्य, चार तथ्य। पहले सेंटेंस में कितना हो गया, चार तथ्य। शब्द देखते हैं कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, 15 शब्द हो गए। पांच शब्द क्या है आपके पास बचा हुआ है, ठीक है ना। बस घबराना नहीं, 5 7 शब्द 8 शब्द और लिख दो आप। तो क्या लिखना है, इसका मुख्य भाग कौन सा है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, तीन जरूर जरूर डाल दो आप। तो अब अगला पॉइंट क्या जाएगा, मुख्य भाग। अब यहाँ पे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, फुल स्टॉप, ठीक है। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है, फुल स्टॉप डाल दो आप। ट्रांस हिमालय, हिप, और ये क्या है, ये छोटी छोटी श्रेणियां हैं, इनको लिखने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। बस आपका हो गया। अब इसमें हर वो चीज है, ठीक है, जो हिमालय के बारे में आप क्या है पढ़ते हैं, वो सारी चीजें क्या है इसमें आ चुकी हैं। समझ पा रहे हैं आपने। तो इसी तरह से अब जो चीजें आपने लिखवाया हुआ है, कल इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन क्या है क्लास में लिखवाएंगे, और धीरे धीरे घर पे देंगे, घर पे लिख के लाओ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पढ़ी हुई चीजों में गलती कैसे हो रही है, क्या कोई नई चीज बताया मैंने, नहीं, बस आपको अपना कैसे प्रेजेंट करना है यही सीखना है आपको मूलतः, ठीक है ना। चलिए, पर्वत श्रेणी जो लंबाई में होता है, श्रृंखला देखो आप, जो कई ऐसी समानांतर श्रेणियां, हिमालय समानांतर है, मान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ऐसी समानांतर श्रेणियां जो अलग अलग कालखंडों में बनी होती हैं उनको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ऐसी समानांतर श्रेणियां जो एक ही कालखंड में बनी होती हैं उनको हम बोलते हैं पर्वत श्रेणी। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, तृतीय काल में, इसलिए क्या है पर्वत श्रेणी है। अगर एक महान हिमालय प्राथमिक काल में बना होता, लघु हिमालय द्वितीयक में बना होता, और एक तृतीयक में बना होता, तो इसको क्या बोलते, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो लंबा हो, समानांतर हो, एक ही कालखंड में बना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये अंतिम में महत्वपूर्ण तथ्य करके ना कुछ पॉइंट में लिखवा दूंगा, वो आप चिंता मत करो आप उसको, ठीक है। तो हिमालय को कभी भी पर्वत श्रृंखला नहीं बोलेंगे, ये क्या है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है।